हेलो दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ एक बहुत ही रोमांचकारी किस्से की। और इस रोमांचकारी किस्से में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे भारत में दिल्ली सल्तनत की हुई स्थापना, इसके पीछे क्या कैसे कारनामे रहे, क्या किस्से रहे, सारे के सारे वीडियो के एंड तक आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ हम क्या क्या बातें करने वाले हैं और किन किन कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम एक बहुत सेंट्रलाइज व्यक्ति की जो केंद्र बिंदु है हमारे इस वीडियो के, वो है क्या? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है भाई, ये हमारे केंद्र बिंदु होंगे इस पूरी फिल्म के या इस पूरी वीडियो के। इसके साथ साथ और सह किरदार कौन को एक्टर्स होंगे या कौन कौन से किरदार होंगे जो यहाँ आने वाले हैं नजर। तो एक वीडियो में हमने बात करी थी जयचंद की, ठीक है, जयचंद भी यहाँ एक किरदार के रूप में अहम भूमिका निभाएंगे। एक होंगे महोदय कौन, जिनको हम बहुत अच्छे शब्दों में मोहम्मद गौरी कहते हैं। ठीक है, सो मोहम्मद गौरी। साथ ही साथ यहाँ पर हम संयोगिता की भी कहानियां सुनेंगे कि क्या कैसा किस्सा था, सारी चीजें। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति का नाम और आएगा जिसका नाम है ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की भी हम बातें करेंगे यहाँ। साथ ही साथ और भी बहुत सारे किस्से होंगे, जैसे एक नाम आपने सुना होगा बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है, तो ये इनका नाम भी है, सारी चीजें हैं। ये सारी कहानी कैसे क्या स्टार्ट हुई, क्या हुआ आखिरकार, और कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ये सारी की सारी बातें हम यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले ही बता देता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो पॉपकॉर्न साथ में रख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक रख लीजिए, जो रखना है वो रख लीजिए, और आखिरी तक इस वीडियो को देखना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल हमारे। अब हम यहाँ बात करेंगे शुरुआत से। ठीक है, तो जो कहानी शुरू होगी बिल्कुल पीछे से हम लेके आ रहे हैं और आखिरी तक आपको यहाँ बताने वाले हैं। क्या कहानी थी? भारत की कहानी चल रही है, इतिहास की है। ठीक है, अब भारत का जो इतिहास है वो बहुत अलग अलग प्रकार से, बहुत डाइवर्स इतिहास है, अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर चर्चा होती है। अभी हम जो इतिहास की बात कर रहे हैं वो इसी डायग्राम में हो जाएगा। लेकिन यहाँ भारत तब ये था, तब का भारत, इसके आसपास एक जो है ये अफगानिस्तान हुआ करता था और ये ईरान वाला क्षेत्र हुआ करता है। तो अफगान और ईरान के बीच में एक सल्तनत यहाँ बहुत पहले, इस वाकये से पहले उभरी, जिसको हम बोलते हैं गजनी सल्तनत। क्या बोलते हैं भाई? गजनी सल्तनत। ठीक है, उस समय गजनी सल्तनत, एक नाम सुना होगा आपने महमूद गजनी का, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। 17 अलग अलग बार भारत पे आया, लूटपाट करी, मारा पीटा लोगों को और पैसे लेके निकल लिया। मेरी स्टोरी के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे लोग हुआ करते थे जैसे हम कई बार, हम नहीं वीक ऑफ पे जाते हैं घूमने फिरने, तो इन लोग भी घूमने फिरने ये घर से बाहर निकल के चले जाते थे ना। हम जाते हैं ना घूमने, वैसे ये लोग जाते थे कि बाबा खर्चा खत्म हो गया, क्या करना है, तो चलो आओ घूम के आते हैं। और घूम के गए कि यहाँ वहाँ कहीं लूटपाट करी और लूटपाट करके पैसे लिए, फिर पहुंच गए अपने यहाँ, मस्ती करी, फिर पैसा खत्म हो गया। यार भैया खत्म हो, क्या बात कर रहे हो, चलो चलो, तो दोबारा आए फिर, और दोबारा पास में और आ गए, वहां पे लूटपाट करी, फिर कुछ पैसा आ गया, फिर खर्चा करा बढ़िया, फिर निकल लिए। समझ रहे हो? तो ऐसे करके कुछ 17 बार आक्रमण किया है गजनी ने। और जिसमें एक प्रसिद्ध आक्रमण है, आपने नाम सुना होगा सोमनाथ का, है ना। भारत में गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है और बहुत ज्यादा माना जाने वाला टेम्पल हुआ करता था। उसमें लगभग ऐसा कहा जाता है कि लाखों स्वर्ण मुद्राएं चुरा के ले गया था आक्रमण करके। कौन? गजनी। लेकिन बीच में फिर कुछ लोगों ने पकड़ा तो बचते बचाते भागे, जिसमें आधा पैसा उनका छूट गया। तो फिर एक बार और आते हैं और फिर बहुत सारी कहानी है, वो कभी दूसरी वीडियो में मैं इसके बाद बना दूंगा गजनी के बारे में पूरी। अभी हम जो हॉल ऑफ फेम हमारे हैं पृथ्वीराज चौहान, या जिसके साथ हमें बात करनी है गौरी की, तो उनकी बात कर रहे हैं। अब गजनी के जाने के बाद, गजनी एक्सपायर हो जाते हैं हमारे 1030 एडी में। 1030 एडी में ये महोदय एक्सपायर हो गए। कौन? महमूद गजनी। जैसे ये एक्सपायर हुए तो ये जो गजनी किंगडम थी, इसके अंदर एक छोटी किंगडम होती थी, छोटी सी सल्तनत, गौर। क्या नाम था उसका? गौर सल्तनत। दिख रहा है? गौर सल्तनत। अब गौर सल्तनत धीरे 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 वो अपनी पकड़ मजबूत करने लगी और आसपास का ये जो गौर किंगडम है, इसमें ये जीत दर्ज करने लगी, धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगी। तो समय आया लगभग 100 सालों बाद की बात चल रही है, बल्कि मैं तो कहूं 150 सालों बाद।
ठीक है। तो 150 सालों के बाद यानी समय है 1173 एडी का, 1173 एडी का इस गौर किंगडम के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम है गयासुद्दीन। क्या नाम है? गयासुद्दीन बिन साम। क्या नाम है भाई? गयासुद्दीन बिन साम। इन महोदय ने क्या करा? गजनी पे कब्जा कर लिया और ये जीत जाते हैं। तो पूरा गजनी किंगडम अब किसका हो गया? गयासुद्दीन बिन साम का हो गया। तो इन्होंने क्या करा? 1773 में खुद गद्दी पे बैठ गए, गजनी की राजगद्दी पे बैठे, और अपना जो छोटा भाई था इनका, जिसका नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसको हम सरल भाषा में या आम भाषा में मोहम्मद गौरी कहते हैं। तो इन्होंने अपने छोटे भाई को क्या किया? गौर की गद्दी पे बिठा दिया कि भाई अब तुम देखो गौर और मैं देखता हूं गजनी का साम्राज्य। अब ठीक है भाई, छोटा भाई था, फ्री में मुफ्त में कुछ चीजें मिल गई थी, पराक्रमी व्यक्ति भी हुआ करता था अपने हिसाब से। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई को खुश करने के लिए, भाई तो वेस्टर्न साइड देख लेगा, गजनी के आसपास, इस साइड आपको जाना है अफगानिस्तान ईरान के आसपास, तो बाकी क्षेत्रों को तो भाई देख लेगा। अपन क्या करते हैं? ईस्टर्न साइड आ जाते हैं, इस साइड पूर्वी साइड में जो सल्तनतें हैं उनको जीत लेते हैं। क्योंकि उस समय तक गजनी का साम्राज्य, पहले जब महमूद गजनी थे ना, तो उन्होंने भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी अपना साम्राज्य बना रखा था। तो इनने क्या करा? इनने कहा कि भारत के आसपास वाली जो गजनी किंगडम्स हैं उनको जीत लिया जाए। ठीक है। तो ये इधर के कूच पे निकल गए। कौन? मोहम्मद गौरी। और इन्होंने फिर आक्रमण करना चालू किया। ये कब से? 1173 में राजा बनेंगे। 2 साल बाद 1175-76 में मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। उसके आसपास और जाओगे तो सिंध हो गया, है ना। तो ये सारी जगहों पर इनने अटैक करना शुरू किया। अब ये जीते भी, कोई समस्या नहीं है, जीत गए आसपास की जगहों पे, यहां पे। ठीक है। अब भारत में उस समय क्या चल रहा है? देखो, ये पाकिस्तान वाला इसलिए हम ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये भारत वाला इलाका। यहां भारत में क्या चल रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। तो भारत में उस समय के इतिहास की बात करें तो दिल्ली के आसपास एक दिल्ली किंगडम चलती थी। वो किंगडम चल रही है किसकी? तोमर वंश की। किसकी चल रही है भाई? तोमर वंश चल रहा है। हालांकि ये तोमर वंश अभी जिसकी हम बात करने वाले इस समय की, जस्ट इस समय की, तब तक वो तोमर किंगडम चौहान वंश को प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है। अब क्या है चौहान वंश? तो चौहान वंश का शासन जो है ये राजस्थान के आसपास इस सारे क्षेत्र में चल रहा है। किसका? यहां। ठीक है। किसका चल रहा है? चौहान वंश का। ठीक है, चौहान वंश। अब इसके इस साइड जो है ये दिल्ली के आसपास, ये यहां चल रहा है कौन? गहड़वाल वंश। क्या चल रहा है? गहड़वाल वंश की अगर हम बात करें तो गहड़वाल वंश। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी जगह पे शासन चल रहा, और भी तो होंगे। तो यहां नीचे आप जाओगे, गुजरात के आसपास वाला जो इलाका है ये इधर, तो इधर चल रहा है उस समय का सोलंकी राजवंश। क्या चल रहा है? सोलंकी राजवंश। और थोड़ा नीचे जाओ, ये मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका है, बुंदेलखंड नाम सुना होगा आपने, है ना। सो बुंदेलखंड के आसपास का ये जो क्षेत्र है, यहां आपका शासन चल रहा है किसका? चंदेल वंश का। किसका चल रहा है? चंदेल वंश का। ये बेसिक प्रोस्पेक्ट समझ में आ गया कि उत्तर भारत में आखिर चल क्या रहा है। एक जगह है तोमर वंश, एक जगह है गढ़वाल वंश, एक जगह है चौहान वंश, एक जगह सोलंकी वंश, नीचे जाओगे तो चंदेल वंश, और छोटे-मोटे राजवंश तो चल रहे हैं, उन पे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। कौन कौन राजा था, क्या था, कैसा था, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। कहानी होती है शुरू कहां से कि हम पहले देख लेते हैं तोमर वंश को। ठीक है। सो तोमर वंश जो है, एक्चुअली ये तोमर वंश जो दिल्ली शहर है ना, दिल्ली शहर था ही नहीं कभी, है ना। तोमर लोग जो रहे हैं उसमें भी राजा अनंगपाल जिनका नाम है, उनके एक किस्से के कारण दिल्ली नाम बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि उनके कोई मानने वाले ब्राह्मण व्यक्ति विशेष थे, वहां दिल्ली में एक स्तंभ लगा हुआ था, स्तंभ, लोह स्तंभ। तो उन्होंने मजाक मजाक में उनसे बोल दिया कि भैया इसके नीचे कुछ तो है टाइप का। तो उनको लगा कि यार होगा क्या, तो उन्होंने वो स्तंभ उखड़वा दिया। अब देखा कि उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो उन्हें लगा यार ये तो यार किसी ने मजाक किया अपने साथ, तो वापस से वो स्तंभ लगवा दिया। अब स्तंभ लगवाया लेकिन वो प्रॉपर अवस्था में लगा नहीं, तो वो ढीला हो गया, समझ रहे। तो वहां लोग बाग ढिल्ली ढिल्ली बोलने लगे कि ये ढीली है। तो ढीली से शब्द बन के क्या आया? दिल्ली। तो आगे चल के दिल्ली शब्द नाम हो गया, और इसकी स्थापना दिल्ली की किसने करवा दी? ऐसा बोला जाता है तोमर वंश ने, जो अनंगपाल है उनने दिल्ली बसाया। ठीक है। अब दिल्ली हो गया, लेकिन तोमर वंश में उस समय जो शासक चल रहे थे, कौन? अनंगपाल। कौन? अनंगपाल। अनंगपाल जो है उनकी 2 बेटियां हुआ करती थी, 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी जो थी वो थी आपकी चंद्रलेखा,
और छोटी बेटी का नाम था कपूर देवी। क्या नाम था? कपूर देवी। अब भाई कोई भी राजा होगा, कोई भी राजा होगा, राजा छोड़ दो भाई, कोई भी पिता होगा, पिता अपनी बेटियों को तो कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पे ही ब्याहता है ना जहां वो खुश रहे, उनका भरण पोषण अच्छे से हो और कहीं ना कहीं अच्छे से उनका जीवन यापन हो पाए। तो भाई राजा है, राजा एक्सपेक्ट क्या करेगा? किसी भी टुच पुच्चे राजा से शादी थोड़ी ना करवाएगा, करवाएगा क्या? तो भाई उस समय अगर हम बात करें तो भारत में तोमर वंश के आसपास, जैसे एक गहड़वाल वंश हो गया, ये चौहान वंश हो गया, यही शक्तिशाली वंश थे। लेकिन जो बड़ी लड़की थी वो बड़ी थी, तो बड़ी लड़की के ब्याह के समय की बात करें तो उस समय गहड़वाल वंश का कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा वर्चस्व चल रहा था। तो गहड़वाल वंश के जो राजा हुआ करते थे उस समय थे कौन? विजय चंद। क्या नाम था? विजय चंद। विजय चंद से शादी करवा दी किसने? अनंगपाल ने अपनी बड़ी बेटी की। ठीक है भाई, उनसे जो लड़का होगा, पुत्र जो होगा, उसका नाम है जयचंद। अब ये जयचंद आ गया स्टोरी में, अभी इसको आप साइड में रख लो, अभी जयचंद की बात बाद में करेंगे। फिर दूसरी जो छोटी बच्ची थी उसका नाम था कपूर देवी। कपूर देवी छोटी थी, जैसे ही वो बड़ी हुई, ब्याह के लायक हुई, तब तक यहाँ पे सिस्टम चेंज हो चुका था। किसका सिस्टम? चौहान वंश थोड़ा सा तरक्की पे आ गया था और राजा थे सोमेश्वर। सो सोमेश्वर से शादी हो जाती कपूर देवी की, और इन दोनों से जो संयुक्त रूप से बच्चा होता है उत्पन्न, उसका नाम है पृथ्वीराज। एक्चुअली उसको राय पिथौरा भी कहा जाता है, राय पिथौरा। ठीक है, सो पृथ्वीराज ये कहानी के जो मेन किरदार है, सेंटर पॉइंट, वो किसके? चौहान वंश के राजा होने वाले, राजकुमार होने वाले। जैसे जैसे चौहान वंश मतलब या धीरे धीरे पृथ्वीराज बढ़ते गए, 13 साल की जैसी उम्र हुई तब तक ये महोदय, इनके पिताजी एक्सपायर हो जाते। तो 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गए कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज छोटे भी थे और कहीं ना कहीं छोटी कन्या के पुत्र भी थे। किसके? अनंगपाल के। अब वो छोटी कन्या के पुत्र थे और उनसे लगाव ज्यादा था पिताजी को, तो अपनी सारी बची कुची जायदाद किसके नाम कर देते हैं? पृथ्वीराज के नाम। इससे समस्या कहां पैदा हो जाती है? कहां पैदा हो जाती है? इससे समस्या पैदा हो जाएगी गहड़वाल वंश के जयचंद को। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई बड़ी लड़की का लड़का है, तो ये तो समस्या का विषय है ना भाई। इसी चक्कर में क्या हुआ कि अब लड़ाइयां चालू होंगी। जयचंद बिल्कुल खुश नहीं है अपने नाना जी से, सारी चीजें, और बात यहीं से यहाँ रह नहीं गई कि यहीं दब जाए बात। नहीं भाई, राजा है, राजा क्यों सुनेगा किसी की, या क्यों अपने आप को व्यक्त नहीं करेगा? तो वो तो लड़ाई के ऊपर चला गया कि भाई अब तो लड़ाई करनी है, बिना उसके और कोई उद्देश्य है नहीं। तो एक ये बहुत प्रमुख कारण होता है लड़ाई करने का। दूसरी समस्याएं देख लो, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो सोलंकी वंश है, सोलंकी वंश में यहाँ जो राजा चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं आपके? ये तो तोमर वंश हो गया। अब सोलंकी वंश की अगर हम बात करें तो सोलंकी वंश गुजरात में चल रहा था। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि गजनी की हमने बात करी थी ना, जो 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, और लास्ट जो 16वां अटैक जो इनका था 1025 के आसपास, वो कहाँ किया था इन्होंने? सोमनाथ में। सोमनाथ में उस समय शासक सोलंकी साम्राज्य ही चल रहा था और उनके शासक थे जिनका नाम था भीम, या भीमसेन भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो भीम थे और वो भीम पहले थे, फर्स्ट भीम थे। कब? उस समय गजनी के समय। लेकिन अभी गौरी के समय की अगर बात करें 150 साल बाद, तो अभी भी सोलंकी वंश चल रहा है और राजा का नाम भी भीम है, लेकिन वो भीम पहले नहीं होके अब कौन से भीम हो गए? भीम द्वितीय हो गए। तो ये रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, याद भी रहेगा। अब भीम जो थे, लेकिन देखो यार, पिछली बार गजनी आके लूट गया था, तो इस बार थोड़ी सी सेना मजबूत हो चुकी थी, 150 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा करके रख लिया था। ठीक है, हुआ क्या? कहानी के हिसाब से ये महोदय कौन? गौरी। गौरी आए भारत में, इनने मुल्तान सिद्ध पे आक्रमण किया और जीते। अब इनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ गया है कि अब पुन तो फोड़ देगा, अब जो भी आएगा सामने पट से। इनने कहानी सुनी हुई थी किसकी? गजनी की। भाई जैसे इतिहास मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ही उधर भी तो इतिहास बताने वाले लोग होंगे। तो गजनी के लोगों ने बता चुका था इनको कि भैया लास्ट में बहुत सारा धन ये लेके आए, शान शौकत इतनी जो बनी है वो कहां से आई थी? वो आई थी आपके गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने से। तो इनने कहा वहां इतना धन है? बोले हाँ। तो इनने कहा क्यों ना उस जगह को जीत लिया जाए। तो अब भैया 1178, किसकी बात चल रही? 5 साल बाद, 1178 एडी में 5 साल बाद मोहम्मद गौरी कहां कूच करेंगे? वहीं सोमनाथ पे लड़ने की कोशिश करेंगे कि अब सोमनाथ जाएंगे, आक्रमण करेंगे, वहां से अपन भी पैसा लेके आएंगे। लेकिन यहाँ 150 साल बाद कुछ चेंजेस हो चुके थे। क्या चेंजेस हो चुके थे? कि उनकी आर्मी मजबूत हो चुकी थी, सारी चीजें। अब ये सेना आ रही थी
सोमनाथ के लिए। सोमनाथ गुजरात में है, उससे पहले पड़ता है क्या, राजस्थान। राजस्थान में आपने नाम सुना होगा, अभी तो मत जाना, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, वैसे ही राजस्थान में एक हिल स्टेशन है। कौन सी, कमेंट करके बताइए। चलो मैं तो बता ही देता हूँ, आप भी बता देना। माउंट आबू का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो माउंट आबू लोग बाग घूमने जाते हैं, और माउंट आबू में वो सेना पहुंची। वो टेरिटरी किसकी थी उस समय, सोलंकी वंश की, और वहां पे भीमसेन की मां थी जो वहां पे कहीं ना कहीं रह रही थी, उनका नाम था नायका देवी। अब नायका देवी को पता चला कि भैया कोई दूर देश से सेना आ रही है लड़ने के लिए, तो लड़के को आने में टाइम लगेगा, और यहां पे युद्ध स्थिति को संभाला किसने, नेतृत्व किसने किया, नायका देवी ने। यानी महिला नेतृत्व कर रही है आक्रमण का या युद्ध का, और जो भगा भगा के मारा है किसको, गौरी को। वो पहली भारत में कुटाई जो हुई है गौरी की, वो कहां हो गई, यहीं पे। और फिर बस अब जैसी कुटाई हुई, ऐसा युद्ध था कि पहली बार हार का सामना करना पड़ा और घबरा गए। उसी के बाद से तो ये डायलॉग निकला कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो फिर दोबारा नहीं आया भैया गुजरात। उन्होंने सोचा भी नहीं कि अब गुजरात जाना है, वापस पहुंचे। वापस पहुंचने के बाद ये हार चुके थे। नायका देवी का ये युद्ध होता है जिसमें महिला ने जीता है। किसको जीता है, किसी बाहरी शासक को। अब बातें आई, ठीक है चलो, ये अपना यही प्रभाव फिर से बढ़ाने लगे आसपास के क्षेत्रों में। यहां माहौल खराब होता गया। देखो बात 78 की चल रही है, अभी जो बड़ा लड़ाई होने वाली है तराइन का युद्ध, आपने सुना होगा। तो तराइन के प्रोस्पेक्ट या कैसे उसकी रूपरेखा तय हुई है, क्या हुआ है, ये हार गए। अब हार गए तो इन्हें समझ में आया कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं भारत में, अपन तो एक महिला से हार गए यार, तो आगे राजा महाराजा कैसे होंगे, ये तो टुच्चे होंगे जिनको अपन ने हरा दिया। आगे हो सकता है बड़े राजा हो, तो इन्हें तैयारी करना फिर चालू की। बहुत अलग अलग प्रकार से फिर छुटपुट युद्ध ये अभी भी कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। तब तक यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का माहौल अगर हम बात करें, देखो 78 की अगर हम बात करें तो 77 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है 1166 में, है ना। और वो 77 के आसपास सिंहासन अवरूढ़ हो जाते, 11 साल के आसपास, 11 साढ़े 12 साल में, और ये राजा बन चुके थे। अभी जब ये राजा बने भैया, तब ये 13-14 साल के थे, कहाँ से इतनी सारी चीजें होती हैं, नहीं हो पाती ना। अब धीरे 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 इनका माहौल बढ़ेगा, जी शक्तिशाली होते जा रहे हैं। कौन, पृथ्वीराज चौहान। और ये क्या कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में लड़ाइयां कर रहे हैं। लड़ाइयां करने के कारण ये जीत रहे हैं, तो आसपास के राजे रजवाड़े इनसे परेशान है कि भाई ये आदमी मान ही नहीं रहा है कि नहीं। उस समय तक, इससे पहले कौन, जयचंद शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे किसकी बढ़ती जा रही है, क्या थी, पृथ्वीराज की बढ़ती जा रही है। अब जलन तो होगी ना, एक राजा दूसरे राजे से जलता ही है ना कि ये शक्तिशाली है, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली। तो ये एक जलन का भी पात्र था। दूसरा हमने कहानी देख ली थी, वो कौन सी, जायदाद वाली, तो एक वो समस्या थी। तीसरी कहानी अभी और आएगी। क्या आएगी अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर से। चलो भाई, तो ये सारी कहानियां समझ में आ गई। अब मैं थोड़ी सी कहानी जयचंद के ऊपर शिफ्ट करके लेके जाता हूं आपको। चलिए, हुआ कुछ ऐसा, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हुआ कुछ ऐसा बस केवल कि एक तो समस्या थी जायदाद की, जयचंद गुस्से में थे, ठीक है। दूसरी समस्या क्या थी कि भाई इनको राजनीतिक तौर पे प्रतिस्पर्धा के कारण उनमें कहीं ना कहीं घृणा और ईर्ष्या का भाव आने लग गया था। तीसरी समस्या यह थी कि ये दोनों भाई हुआ करते थे, पृथ्वीराज और जयचंद। हमने बात करी हुई थी, नहीं करी हो, नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। ये दोनों आपस में मौसी के भाई थे, मौसेरे भाई थे, है ना। अब होता ये था कि इनके मामा तो थे नहीं, दोनों के मामा नहीं थे, दोनों बहनें ही बहनें थी ना मम्मी इनकी, भाई नहीं थे कोई, तो मामा थे नहीं। अब गर्मियों की छुट्टी में हम कहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, ये नहीं जा सकते थे क्योंकि मामा नहीं थे। कहाँ जाते थे, मौसी के यहाँ जाते थे, है ना। तो मौसी के यहाँ जाते थे। अब ये जो जयचंद है, ये बड़े भाई है, इनकी मौसी यहाँ है, तो ये पृथ्वीराज हमेशा जयचंद के यहाँ जाते थे बचपन में। तब तक जयचंद की शादी भी हो चुकी थी ऐसा माना जाता है, और इनसे एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता। हालांकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम मिलते हैं। सो संयोगिता इनकी पुत्री थी। ये बचपन में आपस में खेलते थे, छोटे बड़े भाई बहन क्या मतलब भतीजी हो गई ना अब ये तो, संयोगिता इनकी अब भतीजी थी। और सारी चीजें बचपन में, खेलना खिलाना, वो सारी चीजें। फिर बचपन का प्यार आगे जाके, वो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, नहीं भूले ये, और ये प्यार बढ़ गया। तो यहाँ ये प्रेम प्रसंग आने वाला है, और इस प्रेम प्रसंग के कारण और समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई कि भाई अब धीरे धीरे बड़ी हुई, ये तो बड़े हो ही गए थे,
है कि नहीं। और इतना इनका पराक्रम, साहस, सब कुछ था। आसपास की पूरे देशों में, जो उस समय देश बोल लेते थे, राज्यों में इनका दबदबा था, नाम चलता था। तो इनकी सहेलियां थी, जो सखियां थी, जो दासियां थी, सब गुणगान किसके करती थी? पृथ्वीराज ऐसा, पृथ्वीराज वैसा, पृथ्वीराज ऐसा। तो वो तो हो ही जाता है ना, जब कोई किसी की इतनी तारीफ करे कि लोगों के मन में ही भर गया पूरा में पृथ्वीराज। तो इनके मन में पृथ्वीराज। इनकी शादी की उम्र हो रही थी, जयचंद शादी कराना चाहते थे। अब शादी कराना चाहते थे तो उस समय क्या है ना कि उस समय अलग माहौल चलता था। आज हम स्वयं वधू होता है, स्वयं वधू मतलब हम लड़की देखने जाते ना, लड़के जाते जनरली लड़कियों के घर लड़की देखने के लिए, पर अच्छी लगी ठीक है, नहीं लगी तो वो चल चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, दांत दिखाओ, ये ऐसे करते। नहीं समझ में आई तो नहीं करना है, समझ में आ गई तो ठीक है। पहले उल्टा चलता था, पहले स्वयं वर होता था, मतलब महिलाएं सिलेक्ट करती थी लड़कों को कि गई यहाँ से माला लेके गई, लाइन में लगी हुई है, 10-12 राजे महाराजे लगे हुए हैं, गई, इसको देखा कि छोटा है, 10 में से 3, तो ऐसी चेकिंग होती थी सारा। अब इनने सोचा कि भाई उस स्वयंवर में सारे राजे रजवाड़े, अच्छा राजे महाराजे जैसे हमारे दिमाग में फ्लो चलता है ना कि बहुत अच्छा होगा सब, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कभी भी नहीं होता है। कोई टूटा है, कोई लगड़ा है, कोई लूड़ा है, कोई पेट ज्यादा निकला हुआ, कोई बूढ़ा है, तो सारे राजा आ रहे हैं वहां। तो सबको बुलाया, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बुलाया। किसने? जयचंद ने। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि भाई हमें पता है ना कि बहुत पहले से ही विवाद चल रहे हैं, तो उन्होंने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। और ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि भैया वहां पृथ्वीराज भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए था। जब सारे आसपास के राजे महाराजाओं को आमंत्रित किया तो इनको क्यों नहीं किया? और मतलब ये मान लो जले पे नमक छिड़कने वाला काम क्या कर दिया, ऐसा बोला जाता है, मैं तो था नहीं उस समय। तो बोला ये जाता है कि आपने, जैसे ये पूरा महल है, महल में जो दरबार होता है या दरवाजा होता है, वहां पे आपने एक प्रतिमा और लगवा दी और उस प्रतिमा पे लिख दिया पृथ्वीराज। तो लोगों ने जूते की माला उस पर पहना दी, ठीक है। जो राजे महाराजे देख के ही डरते थे पृथ्वीराज को, वो उस प्रतिमा को थूक रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। किसकी? प्रतिमा की कर रहे हैं, क्योंकि सामने आ जाएगा तो भग लेंगे सारे लोग, डरते थे इतना। तो यार अब ये संयोगिता के साथ समस्या कि मेरे को शादी किससे करनी है? किससे करनी है? पृथ्वीराज से। लेकिन पृथ्वीराज तो उपस्थित ही नहीं है। तो वो भाई घूम घाम के पूरे वहां जो स्वयंवर कक्ष था उसमें पूरे में घूमती हैं, और लास्ट में उनकी वो जो प्रतिमा दिखती है, उस प्रतिमा पे नजर पड़ती है पृथ्वीराज की प्रतिमा, तो उस पे ही वरमाला डाल देती। पिताजी चटक जाते कि अबे ओ क्या किया भाई ये तुमने? भाई नहीं मतलब बेटी, ठीक है, क्या किया ये? तुम तो बेइज्जती कर दी बे। अच्छा हुआ ये, सोने पे सुहागा बता रहा हूं मैं आपको। ऐसी कहानी है कि जब पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया तो पृथ्वीराज भी थोड़े कम तिकड़मी तो थे नहीं, उनने भी क्या करा, एक आम नागरिक का रूप धारण करा, राजे वाले वस्त्र हटा के आम व्यक्ति का, और पहुंच गए सभा में कि देखे तो क्या होता है। अब पृथ्वीराज देख ही रहे थे कि भैया कुछ तो समस्या है। इतने में उनने माला डाल दी कहां? पृथ्वीराज पे। तो पृथ्वीराज खुश होगा कि अरे वाह, अपन तो सुने थे, ये तो सचमुच ऐसे ही हो गया कि ये पृथ्वीराज को चाहती है, मेरे को ही चाहती है। और पिताजी तो चटक ही रहे थे कि बेटी क्या कर दिया ये तुमने, बेइज्जती करा दी इतने राजाओं के सामने। इतने में निकले पृथ्वीराज, उनने अपनी निकाली तलवार और संयोगिता को उठा के फरार। अब और राजाओं ने देखा कि ये तो सच का पृथ्वीराज है, मैं तो जूते मार रहा था उसको, थप्पड़ मार रहा था, थूक रहा था उस पर, तो और वो घबरा गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, और पूरी सभा के सामने से वो निकाल के ले गए संयोगिता को। ये तो भंवर बेइज्जती हो गई भाई। किसकी? जयचंद की। तो ये तो पहले से मुद्दे खराब थे ही, और अब तो जगहसाई भी हो गई जयचंद की, तो और क्रोध आएगा ही ना, कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है, एक तो ये किस्सा हो गया संयोगिता का, और ऐसा कहा जाता है कि जैसे मैंने बताया था ना कि दक्षिण में इनके चंदेल राजवंश चल रहा था। चंदेल राजवंश के समय, उस समय जो राजा थे वो थे परमर्दी देव। परमर्दी देव वहां के राजा हुआ करते थे, और परमर्दी देव के बहुत अच्छे सैनिक थे या सिपाही थे, जिनको हम बोल सके सेना अध्यक्ष, 2 भाई, आला और उदल। आला उदल की बहुत कहानियां चलती हैं, बुंदेलखंड साइड आप जाएंगे अगर तो वहां आला कांड चलता है, ठीक है, आला कांड चलता है। तो आला कांड में एक अलग स्टोरी बताई हुई है। उसमें यह बताया है कि पृथ्वीराज की पुत्री थी जिसका नाम था बेला। बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ चाओ चाओ। तो बेला चाओ नहीं था, बेला और जो परमर्दी देव का बेटा था वो एक दूसरे को चाओ की जगह चाहते थे, ठीक है, चाओ चाओ। तो बेला चाओ, लेकिन ये पिताजी को पसंद नहीं था। पिताजी ने खुद लव मैरिज करी है, भगा के भी ले गए, लेकिन अपनी बेटी को किसी को नहीं पसंद होता। ऐसे ही तो जयचंद को भी नहीं पसंद था। तो यहां जयचंद देखता है कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, तो वो सपोर्ट लड़ाई में किसका करता है? चंदेल राजवंश के परमर्दी देव का। लेकिन पृथ्वीराज शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो वो उनके लड़के को मार देते हैं।
तो ये एक और दुश्मनी आ गई कि भैया तुम तो हमारे, भाई जबकि हम तुम्हारे क्या हैं, हम दामाद है ना तुम्हारे, तुम्हारी बेटी के सुहाग हैं हम भाई, तुम उल्टा उनका सपोर्ट करो, तुम तो हमारा करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में और इनकी लड़ाई है, मतलब ये मान के चलो इनकी खाई बढ़ती ही चली जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। अब जयचंद ने ये देख लिया कि भाई इस व्यक्ति को ये अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल मतलब इसको रोका नहीं जा सकता, भारत का कोई शासक इसको तो नहीं रोक सकता। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? अब इनने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति को, तब तक नाम चल ही चुका था किसका, मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी का जब नाम चल चुका था तो जयचंद ने सोचा कि क्यों ना हम गौरी से सहयोग मांगे, संधि कर लें, वो क्या करेगा, पृथ्वीराज को हरा देगा। तो इसी कारणों से, इन सारी चीजों से जयचंद महोदय पहुंचे कहां, गौरी के पास, और उन्होंने कहा गौरी 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 गौरी। तो गौरी के साथ समस्या हो गई ना भाई। अब आप ऐसे बोल रहे हो, तुमने पूछा कि क्या हुआ भैया, हाँ, तो उनने पूरी कहानी समझाई कि देखो भाई, शत्रु का शत्रु 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 है, शत्रु का शत्रु दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो हालांकि पृथ्वीराज से कुछ डायरेक्टली इनके कोई वो थे नहीं लड़ाई तब तक, किसके, मोहम्मद गौरी के, लेकिन इन्हें पता चल गया था कि यार अगला शक्तिशाली व्यक्ति यही है। तो ये रूपरेखा इन्होंने आमंत्रित किया कि एक काम करो, आप भारत पे आक्रमण करो। किस पे, क्योंकि आपको और इस साइड आना है, तो पृथ्वीराज ही आपका अगला क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। और गौरी मान जाता है। और जहां गलती कर दी किसने, गौरी ने। क्या हुआ आप बता देता हूं। तराइन का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं, ये सुन लो। तराइन, ठीक है, तराइन का युद्ध, भाई तराइन जगह का नाम, तराइन जगह का नाम है। और इस तराइन के टोटल 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें से 2 युद्ध होंगे पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, ठीक है। बाकी एक युद्ध अलग होगा, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जब हम दिल्ली सल्तनत में आगे बात करेंगे तो, ठीक है। सो ये गौरी और पृथ्वीराज के बीच में 2 युद्ध होने वाले हैं। एक युद्ध होगा 1191 एडी में, 1191 एडी में, दूसरा होगा 1192 एडी में, 1 साल बाद, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बोला जाता है कि इन्होंने 13 आक्रमण किए, इन्होंने 15 आक्रमण किए। सभी आक्रमणों में कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वीराज ने इनको हरा के बार बार छोड़ दिया था, कुछ बोलते हैं कि भाई जयचंद ने भी हराया था। तो अलग अलग कहानियां हैं अलग अलग लोगों की, लेकिन हम उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हमें जो हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से पता है किताबों के हिसाब से, वो ये कि 2 युद्ध होते हैं, ठीक है। युद्ध किस किस के बीच में हो रहे हैं, पृथ्वीराज और गौरी, ठीक है। तो पहले वाले युद्ध में अब हुआ यह था कि भैया ये महोदय घूमने का प्लान कर रहे थे, 1191 में जा रहे थे घूमने, हम सबको थोड़ी बताएंगे, और अचानक से हमला हो गया किसका, गौरी का। तो ये तो समस्या का विषय है ना कि भाई हम घूमने जा रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हो और आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि गौरी को बहुत फोड़ा, भगा भगा के फोड़ा कि भाई एक टाइमिंग होती है, सब कुछ होता है, हिसाब किताब से बता के तो आते कम से कम, तो हम थोड़ा कुछ कर। और ऐसे में उनकी भंवर कुटाई हुई और महोदय हार गए। कंडीशन ऐसी थी कि तलवार है हाथ में किसके, पृथ्वीराज के, और ये नीचे सिर झुकाए बैठे हैं कौन, गौरी, और बस फोड़ने ही वाले थे। लेकिन फिर इनको याद आ गई, गौरी को एक ट्रिक याद आ गई कि यार हम तो भारत में हैं, हम गजनी में थोड़ी हैं, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। क्या होते हैं, उनने कहा ये तो क्षत्रिय व्यक्ति है बे, तो उसको याद दिलाओ क्षत्रियत्व। क्यों, ओ क्षत्रिय व्यक्ति, तुम निहत्थे पे बाहर नहीं कर सकते। पृथ्वीराज ने कहा यार बात तो सही कह रहा है। तो पृथ्वीराज ने एक और तलवार दे दी, ले पकड़ तलवार। बोले नहीं पकड़ूंगा मैं। क्यों पकड़ूंगा, मैं तो निहत्था हूं, नहीं पकड़ रहा, पकड़ लूंगा तो कुटूंगा, ठीक है, तो नहीं पकड़ रहा। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है निकल ले भाई, दोबारा मत आना। तो ऐसे बच गया दिमाग लगा के कौन, गौरी। और गौरी बच गया तो इस बार उसने लड़ाई की प्रैक्टिस तो देख ही ली थी कि भाई इनके लड़ने का क्या तरीका है, इनके हाथी कैसे हैं, कितने क्या हाथियों की सेना है, क्या कैसी व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें उसको पता चल चुकी। अगली बार यानी कि नेक्स्ट जो युद्ध होगा 1 साल बाद, ये पृथ्वीराज थोड़ा सा ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्या ज़रूरत क्या थी भाई, खत्म करते ना बात को, भाई कि भाई खत्म कर देते, ना ऐसा दोबारा युद्ध होता और ना ये सारी चीज़ें होती।
लेकिन क्या है कि भारतीय संस्कृति इसीलिए मानी जाती है, क्यों मानी जाती है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करती है सारी चीज़ें, तो इसीलिए पृथ्वीराज को यहाँ पे हीरो की तरह दर्शाया जाता है। कुछ गलतियां की हैं, बाकायदा की हुई हैं, लेकिन बावजूद उसके हीरो के तौर पे हम कई बार सुनते हैं ना कि पृथ्वीराज अच्छा किरदार है ना, लेकिन गलतियां तो उसने भी करी हुई। जयचंद ने जबकि धोखेबाजी करी, लेकिन व्यक्ति वो भी अच्छा था। लेकिन जयचंद एक गाली है, अगर लोग किसी को जयचंद बोल दें और वो समझदार व्यक्ति होगा, उसको इतिहास पता होगा, तो वो जयचंद के नाम से चटक जाएगा कि भाई क्या बोल क्या रहा है भाई, कुछ अच्छा ले ले, गाली क्यों दे रहा हो। ठीक है, सो ये अलग अलग चीजें हैं, इसको हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से हम बात करने वाले हैं। अब हुआ क्या कि 1191 में ये महोदय जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? पृथ्वीराज, और इनको छोड़ देते किसको? गौरी को। तो भाई अब फिर से वो मामला देखते हुए, मौका देखते हुए 1192 में दोबारा आता है। पृथ्वीराज ने कभी ये सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति दोबारा आएगा। क्यों? क्योंकि भाई 1178 में जब वो युद्ध हुआ था, कहां पे? अभी बताया था ना मैंने, राजस्थान के माउंट आबू, है ना। तो उस युद्ध में जब नायिका देवी ने इन्हें हराया था, तो दोबारा ये मुंह मोड़ के नहीं पहुंचे गुजरात। कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में, इन्होंने कहा नहीं भैया अब नहीं गुजारेंगे हम गुजरात में कोई दिन, तो वहां तो गए नहीं। ऐसे ही पृथ्वीराज ने भी सोचा कि भाई हमसे भी हार गए, अब थोड़ी दोबारा आएंगे। लेकिन ये थोड़ी कहाँ मानने वाले थे। ये भैया 1192 में ही पहुंच गए दोबारा लड़ने, और इस बार इनने हल्के में ले लिया। किसने हल्के में ले लिया? पृथ्वीराज ने, कि यार पिछली बारी तो हराया था, अभी भी हरा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और इस बार क्या हुआ? मामला उल्टा पड़ गया। यहाँ ये जीते थे, ये हारे थे, लेकिन ये बच गए थे, इनको मारा नहीं था। यहाँ क्या हुआ? ये महोदय हार गए, ये जीत गए, और इनको क्या करेंगे? इनको भी नहीं मारेंगे यार, बात तो बराबर है, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं मरवाएंगे। ठीक है, इन महोदय के साथ हुआ ये था, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, मुझे नहीं पता, कि जब पहली बार इनको हराया गया था तो इनको इतना बुरा लगा गौरी को, इन्होंने शपथ ली कि जब तक इसकी आंखें निकाल के मैं गोटियां नहीं खेलूंगा तब तक मेरे जी को ठंडक नहीं मिलेगी। तो जब इनको इस वाले युद्ध में हराया तो सबसे पहले उनने आंखें निकाली और फिर गोटी खेली, फिर थोड़ा अच्छा लगा, बोले आ। ठीक है, तो आगे जाके इनकी आंखें निकाली, ऐसा बोला जाता है, आंखें फोड़ दी, और फिर इनको बंदी बना के कहाँ ले गए? गजनी ले गए। ठीक है, अब गजनी ले गए तो गजनी में ही फिर कुछ ऐसा हुआ, ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गजनी को मार दिया। हालांकि देखो ये सारी चीजें इतिहास के तौर पे हैं, अब मैं किन बेसिस पे बातें कर रहा हूं, तो एक बहुत बड़ा बेस जो माना जाता है, लेकिन उसके भी कई खामियां हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो एक बायोग्राफी है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो लिखी है किसने? इनके बहुत अच्छे मित्र थे और दरबारी कवि थे, चंद्रबरदाई ने। ठीक है, सो चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में या इस बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि भाई जब इनको पकड़ के गजनी ले जाया गया तो इनको बहुत तरह तरह से यातनाएं दी गई, खूब मारा पीटा गया, सारी चीजें हुई, और इनको गजनी ऐसे गौरी ऐसे मारना नहीं चाहता था कि भाई तुरंत मृत्यु हो जाए, तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। तो चंद्रबरदाई से ये देखा नहीं जाता था, तो उसने एक आइडिया निकाला। अच्छा हुआ क्या, ऐसा मानते हैं, चंद्रबरदाई ने ये लिखा है कि दुनिया में एक दो ही लोग थे एक्चुअली जिनको आती थी शब्दवेदी बाण विद्या। एक विद्या होती थी जिसमें शब्द को भेदने की विद्या होती थी, वो बाण के द्वारा, मतलब जो शब्द आपने बोले, मैंने बोला सा, इतने में तो भेद गई। ठीक है, तीर चल जाता था और वही सटीक निशाने पे लगता था। तो दुनिया में ऐसे दो लोग ही हुए हैं, एक हुए हैं रामचंद्र जी, का नाम तो सुना ही होगा ना। तो रामचंद्र जी के पापा जो थे दशरथ, तो दशरथ को ये विद्या आती थी शब्दवेदी बाण विद्या, उसका इस्तेमाल करने उनने क्या किया था? श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण कुमार का नाम तो सुना होगा ना आपने, पितृभक्त, मात्र पितृभक्त। वो दो टोकरी में लेके जा रहे थे यात्रा करने, और यात्रा करते करते माँ को लगी प्यास, तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करो, प्यास लग रही है, जाओ जाके मेरे को क्या कर दो, पानी ले आओ। तो वो पानी लेने गए नदी में, अब पानी भर रहे थे तो वो आवाज़ आ जाती है पत्तों में, और वहीं शिकार करने गए थे दशरथ, तो झाड़ियों की आवाज़ आई पानी भरते हुए। दशरथ को लगा कि क्या है ये, हिरण है, शेर नहीं मारते थे, टेंशन ना लो, हिरण है। और उन्होंने क्या करा, बिना देखे तीर चला दिया। वो लग गया किसको? श्रवण कुमार को। जब आ आई आ, तो वो कहे कि भैया यार हिरण तो ऐसे बोलते ही नहीं है। तो गए देखने, तो उन्होंने कहा आदमी पड़ा है भाई। तो आदमी पड़ा तो उन्होंने माफी मांगी कि महोदय गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो उन्होंने कहा अब सॉरी से क्या होता है, तुमने मार तो दिया ही मेरे को, एक काम करो ये पानी पिला दो, मम्मी पापा वहाँ बेचारे अंधे बैठे हैं, प्यासे भी बैठे हैं, उनको ये पानी पिला देना और बता देना कि लड़का तो गया हो। तो अब भाई जाते हैं वो पानी लेके, बड़े गुस्से में जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, गलती तो हो ही चुकी थी, अब गलती को वापस तो किया नहीं जा सकता। अब श्रवण कुमार के माता पिता अंधे भी थे और कहीं ना कहीं बेचारा वो इतना अच्छा कर रहा था। तो
तो उनको श्राप मिलता है, मतलब श्राप क्या, शराब नहीं श्राप, है ना। वो जाते हैं पानी देने और माँ को देते हैं, तो माँ तो पहचान ही लेगी ना बेटे को, तो वो कहती है कि भाई तुम श्रवण कुमार नहीं हो, कहाँ है मेरा लड़का, बताओ जरा। तो फिर वो बताते हैं कि भाई धोखे से गलती हो गई, धोखे से गलती हो गई और मैंने उसको मार दिया। तो माँ पानी आनी पीती नहीं है, माँ और पिताजी, और वो श्राप दे देती किसको, दशरथ को, कि जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा है ना, तुम भी पुत्र वियोग में मर जाओगे। तो तभी तो आपने देखा होगा ना कि रामायण में फिर राम जी को वनवास हो जाता है, उनके साथ लक्ष्मण चले जाता है, भरत गुस्सा हो जाता है और उनके साथ शत्रुघ्न भी रहता है, तो पिताजी भी उसी पुत्र वियोग में एक्सपायर हो जाता है। तो ये कहानी। तो इन महोदय को क्या थी, शब्दवेदी वाण विद्या। ऐसे ही ये भी थे पृथ्वीराज, जिनको शब्दवेदी वाण विद्या आती थी। तो अब चंद्रबरदाई ने एक तूफानी, कुछ एक प्रकार से बोल सकते हैं आइडिया निकाला। उनने बताया किसको, गौरी को, कि भैया देख ये व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इतने आंख है वो फोड़ दी तुमने, लेकिन इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये अभी भी अंधा होके भी फोड़ सकता है तुमको। बोले क्या बात कर रहे हो, हैं? बोले हाँ कैसे? बोले ये तो शब्द सुन के मार देता बाण। बोले हैं? वो बोले प्राचीन लोग अच्छे थे, बाण मारते थे। बोले कैसे? बोले ऐसे ही मारते शब्द सुन के। अच्छा, बोले कंपटीशन करो, ठीक है। तो भैया एक वो पूरा सजा, उसमें क्या किया गया कि एक घंटा लगाया और इनको बीच में खड़ा कर दिया। आग तो थी नहीं, मतलब पट्टी बांधने की जरूरत ही नहीं है, तो इनको बोला कि भाई अब तुमको क्या करना है, इसमें निशाना लगाना है। तीर एक ही दिया बगल में चंद्रबरदाई खड़े हुए कि बता देना भैया, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि आवाज मारनी थी ना, तो घंटी बजती उस पर मारने का था। चंद्रबरदाई बगल में खड़े होते हैं और वो इनको बता देते हैं किसकी लोकेशन, कि बगल में गौरी खड़ा है, तुम्हें घंटे पे नहीं मारना, गौरी को मारना है। कैसे मारना है? तो फिर वो पूरा बताते हैं कि भाई 4 गज और 8 वाण और अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊचे सुल्तान है, मच्चू को चौहान, मच्चू को चौहान, मच्चू को चौहान, और चौहान को बोलते हैं ऐसे कि भैया ये लोकेशन है, फोड़ देना। और फिर बजता है घंटा, टन, और मारते हैं बाण। तो वहां से कौन गिर जाता है? अब इस कहानी के हिसाब से तो वो तीर लगता है किसको, गौरी को, और गौरी ऊपर से भड़ गिरते हैं। और फिर देखते हैं चंद्रबरदाई के बाबा ये तो गए हो, अब अपने पे पूरी सेना टूटेगी, तो ये अपनी कटार निकाल के खुद मर जाते हैं, पृथ्वीराज को मार देते हैं, कहानी खत्म। लेकिन ये तो कुछ अजीब सा है, ऐसा हुआ नहीं था एक्चुअली हुआ यही था कि बाद में शब्दवेदी वाण विद्या का मतलब ये होता है कि जो लास्ट शब्द आप सुनते हो उस पे ही आप तीर चलाओगे। तो वो बताने के बाद घंटा बजता है, तो वो तीर लगता कहाँ है, घंटे पे ही लगता है, और एक ही तीर था। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मच्चू को चौहान, मच्चू को चौहान, तो वो समझ गया था कि भैया ये कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि अब बाबा अपन तो सक्सेसफुल हुए ही नहीं है अपनी प्लानिंग में, तो ये मार देंगे, इससे अच्छा खुद मर जाओ। तो ये खत्म, ठीक है। तो ये हुआ। तो पृथ्वीराज ने गौरी को मारा नहीं मारा, ये इनकी किताब के हिसाब से तो मारा, लेकिन गौर या गौरी साम्राज्य के जो लेखक उस समय के थे उसमें हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम बोल पाए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि गौरी की मौत जो है ऐतिहासिक रूप से 1206 में होती है। खोखरो जनजाति के कुछ लोग होते हैं, वो भी कहानी में आगे अभी बताऊंगा कैसे क्या हुआ। तो वो लोग क्या, गौरी वापस भारत आता है। अब हुआ क्या कि 1192 में इनको हरा दिया, ले गए, सारी चीजें हो गई। अब बुलाया किसने था इंडिया में गौरी को? जयचंद ने बुलाया था। तो अब जयचंद ये सोच रहे थे कि भैया ये तो गए हो, कौन, पृथ्वीराज गए, अभी ये कुछ लूटपाट करेंगे जैसे पुराने लोग करते थे और चले जाएंगे। तो कुछ समय तो उनने इंतजार किया, साल भर हो गई, नहीं गया। तो दूसरी साल हुई तो जयचंद से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि महोदय अब अपना जो हिस्सा है लो, लूटपाट करो, निकल लो तुम। लेकिन गौरी तो रुकने के हिसाब से ही आया था, है कि नहीं? तो गौरी कहता कि मैं नहीं निकल रहा। बोले नहीं भैया तुम निकलो। तो गौरी ने कहा ऐसे कैसे निकलो? तो बोले हम लड़ लेंगे भैया। हमने कहा अभी लड़ लो। तो फिर इसके बाद क्या होता है, एक और युद्ध होता है 1194 AD में। वो होता है किस किस के बीच में? गौरी और जयचंद के बीच में। कहाँ होगा? उसको बोलते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसमें जयचंद की आंख में तीर लग जाता भाड़ से और ये महोदय निकल लेता है, ठीक है। तो ये मर जाता है। तो जयचंद के बाद अब देखो आप, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं तो ये वाला देखो, ये धीरे धीरे, ये यहाँ पे तो इनका कब्जा था ही, धीरे धीरे आसपास की जीत लिए ही इन्हें साम्राज्य, अगर बात करें ये, है ना। और ये आसपास, ये यहाँ तक, ये किसका? गहड़वाल वंश का है। ये वाला पूरा साम्राज्य किसने जीत लिया? तो इनका साम्राज्य कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, ठीक है। अभी भी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी लंबी होती जा रही है, देखना। होता क्या था, थोड़ा सा वापस आता हूँ फिर से। कैसे वापस आता हूँ कि गौरी के साइड से अपन चलते हैं। तो उस समय चलते थे गुलाम। गुलाम नाम सुना? गुलाम, ठीक है, गुलाम। अब गुलाम 2 प्रकार के होते थे।
एक तो ऐसे गुलाम जो खरीदे जाते थे, मार्केट में सब्जी के भाव मिलते थे, ठीक है, जानवरों के जैसे गुलाम बेचे जाते थे उसमें। दूसरे गुलाम वो होते थे, जैसे दो राजाओं का युद्ध हुआ तो एक राजा दूसरे सेना को हरा देगा, राजा को हरा देगा, बची कुची जो जनता है उसको बंदी बना लेगा, वो गुलाम, ठीक है। सो दो प्रकार के गुलाम होते थे। अब गुलाम ऐसे थे तो इनके पास गुलामों की सेना थी, किसके पास? गौरी के पास। और इनके चार प्रमुख गुलाम हुआ करते थे, जिनमें से चारों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आगे जब हम चर्चा करेंगे तो इन चारों की चर्चा होगी। एक महोदय थे जिनका नाम है कुतुब उद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे व्यक्ति का नाम है बख्तियार खिलजी। तीसरे व्यक्ति का नाम है नसीरुद्दीन खुवाचा और चौथे का नाम है यलदौज, ठीक है। सो ये चार प्रमुख गुलाम थे किसके? गौरी के, ठीक है भाई। तो ये गुलाम चलते थे और चारों गुलाम थे आपके, ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट थे हम सारी कहानी आपको बताएंगे। देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की अलग कहानी है क्योंकि दिल्ली सल्तनत इनके द्वारा ही स्टार्ट हुई, ठीक है। और बख्तियार खिलजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगाल अंगाल पे, बिहार पे कब्जा किया या वहां पे लूटपाट की, जो हमारा उस समय का था ना नालंदा विश्वविद्यालय है ना, तो उदंतगिरी विश्वविद्यालय, अलग अलग ये बौद्ध धर्म के केंद्र हुआ करते थे। वहाँ बौद्ध धर्म के अलावा और भी धर्मों की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो जितने भी प्रतिलिपियां थी या जितने भी ग्रंथ वगैरह थे सब जला दिया। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 6 महीने तक वो आग जलती रही, इतने ग्रंथ पड़े थे नालंदा विश्वविद्यालय पे, जो सब के सब जला दिए किसने? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। उसके बाद ये कुवाचा और यलदौज, ये अलग बड़े लेवल के गुलाम थे जिनके साथ अभी बीच में लड़ाइयां होंगी। क्यों होंगी, क्या होगी, कैसे होंगी, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। हुआ कुछ ऐसा कि 1194 में जैसे ही जयचंद को हराया, जयचंद को हराने के बाद अब चूंकि यार देखो इतना बड़ा सल्तनत है, छोटा मोटा सल्तनत तो है नहीं, आप इतनी बड़ी वहां से संभालना तो आपको ये भी है ना, आपकी गजनी गौर भी। तो ये महोदय लड़ने झगड़ने के बाद वापस चले गए। कौन? गौरी। और ये पूरा साम्राज्य किसके हवाले कर गए? किसके? ऐबक के। अब आप कहोगे ऐबक है कौन भैया, ऐबक ऐबक कर रहे हो? तो ऐबक ऐसा व्यक्ति है, गुलाम है, लेकिन ऐबक के साथ होता कुछ ऐसा है कि वो पहले किसी और का गुलाम था। किसका गुलाम था वो? एक तो पहली चीज तुर्क व्यक्ति था, टर्की का था, तुर्क व्यक्ति है ना, और एलवरी जनजाति का हुआ करता था, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ कि उसको जब बेचा गया था पहली बार मार्केट में, तो उसको खरीदा था किसने? एक मौलवी व्यक्ति ने। मौलवी व्यक्ति समझ रहे हैं, जो धार्मिक इस्लाम के धर्म ध्यान को जानने वाला व्यक्ति। अब वो मौलवी का गुलाम था तो हर जगह उनके साथ जाता था और वो धर्म ध्यान बताते थे, तो वो भी रहता ही था साथ में, तो वो भी सीख गया। और इतना अच्छा सीख गया कि भैया कुरान शरीफ तो उसको रट गई, मुंह जुबानी, और बहुत गा गा के कुरान शरीफ गाया करता था। तो लोगों ने उसको कुरान खा की उपाधि भी दी, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जैसे मौलवी साहब एक्सपायर हो गए तो उनका जो बच्चा था वो मौलवी थोड़ी ना था। तो उनने कहा कि ये सब गुलाम का हम क्या करेंगे भैया, खिलाना पिलाना पड़ेगा, अपना तो कुछ काम ऐसा है नहीं, तो इसको फिर मार्केट में बेच देते हैं। अब जब मार्केट में बेचते हैं तो इस पर नजर पड़ती है गौरी की, और गौरी इसको खरीद लेता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। धार्मिक रूप से ये ज्ञानी हो गया था तो कम समय में ही इसका प्रिय हो गया। किसका? गौरी का। और गौरी ने पूरा का पूरा जिम्मा किसको सौंप के चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। समस्या ये थी भाई कि ये जो लोग हैं, कौन लोग? ये जो लोग हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक तो नया व्यक्ति था लेकिन फिर भी आपका खास हो गया। ये बख्तियार खिलजी दमदार वाला गुलाम था, लड़ाई करने वाला गुलाम था, ये भी लड़ाई वाले गुलाम थे। लेकिन इसके कारण क्या है, ये तीन लोग चटक गए कि साला मेहनत हम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हम कर रहे हैं, पूरी जान की बाजी हम लगा रहे हैं, और तुमने राज्य किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये सब लोग किससे चिढ़ गए? कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा डरपोक व्यक्ति कि भाई अब तीन लोग पड़े हैं पीछे और अच्छे खासे योद्धा हैं, हल्के पतले लोग थोड़ी ना, तो एक से भी लड़ाई हुई तो बड़ी समस्या। लेकिन अच्छा क्या था कि ये बच कैसे गए कि इन महोदय का भी एक गुलाम था, इनने भी एक गुलाम खरीद लिया था जिनका नाम था क्या? इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इनका गुलाम था जो योद्धाओं का योद्धा था, ठीक है। वो लड़ सकता था और वो इनको बचाता रहता था। अब बस बात यही हुई कि धीरे धीरे इन लोग इसके जान के दुश्मन हो गए भैया। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे उसमें और विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें। अब हुआ कुछ ऐसा
कि ये महोदय हार गए, जयचंद भी हार गए, और यहां से शुरुआत होती है किस चीज की, किस चीज की, दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, अब हुआ कुछ ऐसा कि यहां जब तक ये जिंदा रहे, चलते रहे, कौन, गौरी, कुछ समय बाद फिर आए, लेकिन हो ये रहा था कि यार किसी दूसरे देश के लोग अब किसी दूसरे देश पे, हमारे देश पे शासन करेंगे तो हमको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी जो बार बार विद्रोह कर दे रही थी। तो 1204 के आसपास एक जनजाति थी, खोखरो जनजाति। खोखरो जनजाति के लोग बार बार परेशान कर रहे थे किसको, ऐबक को, उनकी सेनाओं को। तो इनने कॉल लगाया, नहीं कॉल तो था ही नहीं ना उस समय, पत्र भेजा, कबूतर जा जा जा, कबूतर पहुंचा और उसमें लिखा था कि महोदय जल्दी आ जाइए नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो अब ये समस्या ऐसी थी कि उड़ के तो आ नहीं जाते, तो ये आए भैया, और आए तो इन्हें पता चला कि इस बार ये जो खोखरो जनजाति के लोग हैं, सो उनसे इनने युद्ध करा, उनको खत्म किया, कुछ समय रुके, लेकिन कुछ तो बच ही जाते हैं ना लोग बाग। तो कुछ बचे खुचे लोग ना बाद में 1206 में जब ये फिर गौर वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनको देख के फोड़ डाला। किसने, उन्हीं खोखरो जनजाति के बचे कुचे लोगों ने किसको मार दिया, गौरी को मार दिया। और गौरी के मरने के बाद अब समस्या ये थी कि गौरी ऐसे तो मरा नहीं था कि भाई बीमारी से मर रहा हो या कुछ जायदाद लिख के चला जाए, नहीं हुआ। तो गौरी के मरने के बाद समस्याएं चालू हुई, क्योंकि गौरी की शादी तो करी नहीं उसने, और कोई ऐसी कोई उसका उत्तराधिकारी था नहीं। तो अब कौन राजा बने, ये गुलाम ही थे 4। अब वो गुलाम अपने हिसाब से काम करने लगे। तो गुलाम, चूंकि चारों गुलाम में जो समझदार गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आसपास के जो लोग थे, लाहौर और इधर के जो अमीर लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, मिलके किसको राजा बना दिया या हेड बना दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि अभी तक वही संभाल तो रहा ही था। तो इन्होंने कहा ऑफिशियली आप ही क्या बन जाओ, राजा बन जाओ। तो ऐसे कुतुबुद्दीन राजा बन गया। अब तो और समस्या होगी, क्योंकि अभी तक तो बाकी के गुलाम रुके क्यों थे, क्योंकि वो राजा की इज्जत करते थे, सब गुलाम थे तो कुछ बोल नहीं रहे थे। अब तो राजा भी नहीं बचा, तो अब तो डायरेक्टली सीधा ऐबक के ऊपर आने लगे कि भैया फोड़ेंगे तेरे को, जहां मिलोगे वहीं फोड़ेंगे। तो ये महोदय लाहौर से कभी निकलते ही नहीं थे बाहर, कभी नहीं निकले। अब हुआ यही हसरत कि भाई देखो गुलाम, अब इन्हें जब ये पता चला कि भाई मैं राजा बन गया हूं और मेरे भी बहुत सारे गुलाम हैं, एक प्रमुख गुलाम तो हमने देख लिया इल्तुतमिश, और भी गुलाम है हमारे, तो अगर राजा मर गया अब हम तो जिंदगी भर कटप्पा हो गए ना, कि जीवन भर हम रहे, हमारे बच्चे रहे, वो जीवन भर आपकी क्या गुलामी करते रहेंगे परिवार की, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो इनने 1208 में अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया कि भाई हम रहे ना रहे, तुम लोग अब आजाद हो, क्योंकि हम तो आजाद हो नहीं पाएंगे, तो तुम लोग आजाद हो जाओ। इस कंडीशन में क्या हुआ, अच्छा गुलामों का यूज करते क्या थे ये लोग, क्या करवा लोगे, गुलाम इतने सारे हो गए क्या कराओगे। तो कुछ लोगों का मनोरंजन में यूज होता था। किन लोगों का, मैंने बताया था कि जो पकड़े जाते थे ना राजा से, जो हार के बाद जो बचे कुछ लोग उनको मनोरंजन में यूज कर लेते थे। आपने देखा होगा पुराने समय में एथेंस में बहुत बड़े स्टेडियम बने रहते थे, है ना, और मूवीज में भी देखा होगा ऐसा कि भैया वो शेर से लड़ रहा है, 10 लोगों से लड़ रहा है, ड्रैगन से लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है, ये युद्ध था। तो इन्हीं गुलामों को क्या युद्ध के तौर पर मनोरंजन के लिए यूज होता था। होता कैसे था कि वो 10 लोगों को इकट्ठा आपने स्टेडियम में डाल दिया, बोले जो 10 में से जो जिंदा बच गया उसको हम छोड़ देंगे। तो भैया वो आपस में लड़े और कोई एक बच गया। अब वो एक जो बच गया व्यक्ति, वो सोचो आप, उसने 10 लोगों को फोड़ दिया है, यानी समझदार व्यक्ति है, दमदार व्यक्ति है, राजा उसको छोड़ देगा, और वो तो वैसे ही आपका दुश्मन है, तो ये तो समझदारी का विषय है नहीं, तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। फिर बोलेगा कि चल भाई 10 और को अगर तूने मार दिया ना पक्का छोड़ दूंगा, आई शपथ। अच्छा उसने 10 और को मार दिया तो और दिक्कत है, 20 लोगों को अकेले फोड़ रहा है, बहुत बड़ा युद्ध है ना। तो अब राजा जाएगा, तेरे को समझ तो आई गया कि छोड़ने वाला तो मैं तेरे को हुई नहीं, है ना। तो यार तो एक काम कर, संधि कर ले मेरे से, मेरा गुलाम बन जा, तेरे को शान शौकत सब कुछ मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसा मान जाते थे कि ठीक है भैया मरने से तो अच्छा है। तो ऐसे लोगों की सेना थी उनके पास, गुलामों के लिए लड़ने झगड़ने वाले, दम से लड़ने वाले, ठीक है। तो यही था। अब समस्या ये थी कि ये गुलाम तो छोड़ दिए किसने, ऐबक ने। अब क्या, कैसे मनोरंजन कैसे होगा, तो नया साधन आया मनोरंजन का। उस समय एक खेल चलता है पोलो, आपने अगर देखा हो तो, है ना, घोड़े पे बैठते हैं और हाथ में स्टिक होती है और गेंद रहती है, उससे गोल करना होता है। तो अब नया नया खेल था, ऐसे थोड़ी समझ में आ जाता है, लेकिन राजा राजा ही होते हैं। कोई भी गेम प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ना। अब उनने प्रैक्टिस करी नहीं थी, इनने कहा हम खेलेंगे। ठीक है खेल लो भैया। घोड़े पे बैठे, स्टिक ली, बॉल भी मार रहे थे। मारते मारते क्या हुआ कि अचानक से वो बॉल की जगह उनने घोड़े के टांग में ही मार दी स्टिक। अब घोड़े को लंगड़ी लगी, घोड़ा गिरा, कुतुबुद्दीन ऐबक गिरे। घोड़ा तो उठ गया, जे नहीं उठ पाए, जे उठ ही गए, ठीक है। तो 1210 में ना कुतुबुद्दीन ऐबक ना घोड़े से गिर के निपट जाते हैं, ठीक है। तो अब इनके बाद इनका लड़का आएगा,
उनका नाम था आराम शाह, वो बड़े आराम से काम करता था, तो समस्या थी तो लोगों ने फिर हटा दिया। कौन बनेगा? इल्तुतमिश, जो इनका दामाद हो जाता है। जब गुलामी से आज़ाद कर रहे थे ना, अब इतना बड़ा गुलाम था, इतना शक्तिशाली था, सब कुछ था, उसको छोड़ देते तो समस्या हो जाती, तो उनने अपनी बेटी से शादी करवा दी इल्तुतमिश। तो इनका जो दामाद था ना, वो अगला शासक बनेगा, और तब से फिर एक्चुअल दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करेगा? इल्तुतमिश करेगा। जो बचे कुचे लोग थे ना, ये वाले, ये जो बख्तियार खिलजी हो गए, कुबाचा, यलदोज, तो इन लोगों को मारने का काम कौन करता है? फिर इल्तुतमिश ही मारता है, सारी चीज़ें वो। तो ये फाइनली ये सारी चीज़ें होती। तो समझ पाए क्या था ये कहानी, कैसी कहानी थी दिल्ली सल्तनत की। अगर पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो ये दिल्ली सल्तनत नहीं हो पाती। अगर जयचंद यहाँ कहीं ना कहीं विश्वासघात नहीं करते तो ये लड़ाई नहीं होती। और अगर मान लीजिए कि हम सारे लोग मिलके, देखो यहाँ अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हैं, तब पृथ्वीराज चौहान उसको मार देते तो ही खत्म हो जाता माहौल। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ तो है नहीं, और ऐसा सोचने से भी कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ना तो हमें यही इतिहास है, और ये इतिहास मैंने आपको हर प्रकार से बता दिया। अब आपको कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या कुछ लग रहा हो कि और ऐसी ही चीज़ों को बनाना है इंटरेस्टिंग, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।